सौजन्य से धम्म विजय महोत्सव समिति उत्तर बक्सर भारत, यहाँ पर लिखा हुआ है धम्म विजय महोत्सव। सम्राट चंद्रगुप्त महान ये वही सम्राट थे जिनसे डरकर माना जाता है कि सिकंदर और उनका सेनापति सल्कुलस। अब सोचिएगा विश्व विजेता क्यों, क्या इन्होंने पूरे विश्व जीत लिया था? तो जीता तलवार के दम पे नहीं था। तलवार के दम पे तो भारत का सबसे बड़ा अखंड भारत इन्होंने बनाया ही था। अफगानिस्तान, ईरान, पर्सिया लेते हुए आपका ये म्यांमार और नेपाल। सम्राट बृहद मौर्य भी एक बहुत प्रतिभाशाली सम्राट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ बजनासी और आप देख रहे हैं जनप्रतिनिधि संवाद और बीएल मीडिया के माध्यम से। अभी हम जो है बक्सर में बुध मार्ग, आप देख रहे हैं बुध मार्ग पर मौजूद हूं और ये बुध मार्ग का विराट नगर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सौजन्य से धम्म विजय महोत्सव समिति उत्तर बक्सर भारत, यहाँ पर लिखा हुआ है धम्म विजय महोत्सव 23 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यह कार्यक्रम यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर होने जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है तस्वीर लगी हुई है अखंड भारत 61 ईस्वी पूर्व की, और वहाँ पर भारत की तस्वीर लगी हुई है। और आप देख सकते हैं कि वहाँ पर सम्राट अशोक महान अखंड भारत के संस्थापक यानी निर्माता है। और महामानवता मुनि तथागत गौतम बुद्ध जो है बुद्ध परंपरा के 28वें बुद्ध, और उसके बगल में जो है सम्राट अशोक महान विश्व के सर्वश्रेष्ठ सम्राट है। और आपको यहाँ से सीधे जो है हम ले चलते हैं धम्म विजय महोत्सव। आप जूम करके थोड़ा सा कैमरामैन जूम करके दिखाइए कि अखंड भारत के संस्थापक धम्म विजय महोत्सव यानी यहाँ पर 10 राजाओं का यहाँ पर तस्वीर लगा हुआ है। और यहाँ पर जो है मौर्य काल की विशेषताएं लिखी हुई है। हम जानेंगे यहाँ के जो लोग हैं जो कार्यक्रम कर रहे हैं और अगल बगल के जो लोग हैं उनसे भी हम जानेंगे कि ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। और आपको हम बताते चले कि अखंड भारत का संस्थापक और विश्व विजेता सम्राट सर्वश्रेष्ठ सम्राट अशोक की वहाँ पर तस्वीर लगी हुई है। और ये पंडाल लगा हुआ है, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ा जो है सम्राट मंडपम बना हुआ है, पंचशील से बना हुआ है। और भंते जी जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस जो है कार्यक्रम करवाने की जो टीम है वहाँ पर जो है बगल में आपको दिख रहा है। और ये आपको इस मंडपम का जो प्रतिष्ठा हम बताते चले कि अशोक चक्र जो है वहाँ पर लगा हुआ है, जिसे धम्म चक्र भी आप जान सकते हैं। और इस मंडपम के दोनों जो है अशोक स्तंभ लगा हुआ है। सीधे हम चलते हैं और एक बात करते हैं, यहाँ पर जो है धम्म दान अलग अलग मंदिरों में अलग अलग जगहों में जो है दान की पेटी होती है, लेकिन यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि धम्म दान पेटी लगा हुआ है। और सारे लोगों से हम बात करेंगे, यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनको जो है सबसे पहले जो है बात करते हैं यहाँ के जो अध्यक्ष हैं ऋतुराज मौर्य जी, उनसे हम बात करते हैं। हाँ सर, चलिए महाराज होते चलिए। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। जय सम्राट, धन्यवाद। बताइए आपसे मेरा सवाल ये है कि हर जगह जो है लोग दशहरे में दुर्गा पूजा या फिर दुर्गा पूजा की पूजा कर रहे हैं, आप जो है सम्राट मंडपम का पूरा परिदृश्य दिखा रहे हैं पंचशील से, आखिर उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग ऐतिहासिक चीज़ों को लेकर चल रहे हैं और जो हमारे अखंड भारत के प्रथम 10 सम्राट हैं वो ऐतिहासिक हैं जी। उनके बारे में जानकारी हमें पत्थरों के शिलालेख से मिलती है। और बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य हैं जो विदेशी यात्री आए हैं, चाहे वो फयान हो, चाहे मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा, तो तमाम तरह के ऐसे स्रोत हैं जिनसे ये जाहिर होता है कि ऐतिहासिक है। आज भी धरती खोलिएगा तो इन्हीं का अस्तित्व मिलता है। तो हम लोग का विचार था कि कुछ अपने समाज में ऐतिहासिक चीज़ें होनी चाहिए, जैसे हम लोग की जो अगली पीढ़ी है वो इन ऐतिहासिक चीज़ों को जाने, समझें, कोशिश करें कि आखिर ये कौन है, इन लोगों को तो हमने कभी देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, तो हम लोग उसका आंसर बताएं। तो इससे क्या होता है कि समाज में जागरूकता आती है, इसीलिए हम लोग धम्म विजय महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। यही हम लोग का उद्देश्य है। आप जो यहाँ पर जो है धम्म पेटी और जगह हम देखते हैं कि दान पेटी सिर्फ इसमें रहता है, यहाँ पर धम्म पेटी रखा हुआ है। आखिर धम्म पेटी क्यों यहाँ पर रखा है? देखिए, ये सिर्फ वर्ड का फर्क है, बाकी दान पेटी भी वही चीज़ है जो धम्म दान पेटी है।
सिर्फ वर्ड का फर्क है ये, ठीक है। इसको इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है ताकि इसमें जो खर्चा आया है और जो लोग श्रद्धा से, जो लोग आस्था स्वरूप और जो लोग अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, चाहे जिस पर्पज से, अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग करते हैं, तो उस सहयोग कलेक्ट करने के लिए थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि धम्म का मतलब क्या है। देखिए, धम्म का मतलब होता है प्रकृति का सिद्धांत, धम्म का मतलब होता है सनातन, ये चीज़ सही है। धम्म का मतलब होता है कि जो चीज़ शाश्वत है। अब समझाते हैं कैसे। महामानव बुद्ध ने कहा है, शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है, एस धम्मो सनातनो, मतलब कि यही सनातन है, धम्म ही सनातन है। अब सनातन के बारे में आप जानते हैं, लेकिन धम्म के बारे में नहीं जानते। हिंदू वाले भी कहते हैं कि ये हमारा सनातन है। अच्छी बात है, वो सनातन और धम्म एक ही है। मैं बता ही तो दिया कि धम्म ही सनातन है। अब कोई इसको अपने रूप में मान रहा है तो उसकी इच्छा, हमें तो सही समान करना आपसे है। जानना चाहेंगे कि जो आप पंचशील का पूरा जो है परिदृश्य यहाँ पर मंडपम, सम्राट मंडपम, यहाँ 10 गजाओं का जो है 23 सितंबर से आप कार्यक्रम करवा रहे हैं। पिछले साल से भी दो बार लगभग करवा चुके हैं। तीसरा साल ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है। आप इस बार जो है पंचशील पूरा जो है पंचशील से मंडपम बनाया है। पंचशील से मंडपम बनाने का क्या उद्देश्य? देखिए, जो पंचशील कलर है, ये लोगों में थोड़ा बहुत ये रहता है कि स्पेशली बौद्ध धर्म का है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि बौद्ध धर्म के साथ साथ ये मानवता का रंग है, ये धम्म का रंग है। ये पंचशील के जो 5 कलर हैं, इनका अपना अपना मतलब है, और इस पंचशील के 5 कलर में आपको मानव जीवन का मूल्य क्या होना चाहिए वो सब कुछ कवर हो जाता है। अब मैं एक एक रंग में बात करूँगा तो बहुत ज़्यादा समय जाएगा। मैं आपको देखिए, जो अपना केसरिया है, ये महात्मा बुद्ध के चीवर का रंग है, ठीक है। साथ में ये वीरता का प्रतीक है, ये सिंह का भी प्रतीक है, ठीक है। तो इस रंग का प्रतीक है कि आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये सफ़ेद कलर हमको मिलेगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हम लोग आखिरी से चालू कर रहे हैं। जैसे उसका फिफ्थ कलर, जो चौथा कलर है, ये है सफ़ेद कलर। तो सफ़ेद कलर बताता है कि जीवन में शांति होनी चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। मतलब आप अपना चरित्र ऐसा रखें कि आपके ऊपर कोई दाग न लगे, मार्ग वो अपनाए जहाँ पे शांति मिले, अत्याचार के बारे में न सोचे, अहिंसा के बारे में सोचे, मानवतावाद को बढ़ावा दे, ये कलर बताता है। जो लाल रंग है, इसका भी एक अपना महत्व है। लाल रंग एनर्जी पैदा करता है। मतलब आप देखिएगा कि इसको देखने से अपने अंदर एक अलग ही एनर्जी क्रिएट होती है। आप देखते हैं कि कहीं भी मतलब जो लाल कलर होता है उसको देख के आदमी के अंदर थोड़ा सा गुस्से टाइप का भाव आता है। आदमी बोलता है ना, गुस्से में लाल हो गया। तो उसका यह है कि आप इस चीज़ को गुस्से तक नहीं ले जाना है, लेकिन यह है कि यहाँ से सकारात्मक एनर्जी आपको लेनी है। जब आपका मनोबल डाउन हो रहा है तो आपका एनर्जी बढ़ाने में ही आपका मदद करेगा। पीला कलर आ गया, ये सात्विक प्रतीक है, शुद्ध चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद अपना नीला कलर है। नीला कलर के बारे में तो बहुत लोग जानते ही हैं। क्या है, बता दीजिए। नीला कलर जो है, कैमरा ऑफ कीजिएगा। देखिए, जो अपना प्रकृति हम देख रहे हैं, प्रकृति में जो अंतरिक्ष है, आकाश है, तो धरती से देखने पे आकाश हमें नीला दिखाई देता है। हाँ, तो ये एक तरह से समझिए कि ये हमारा जो ऊपर का छाया मंडल है, उसका प्रतीक है कि एक धम्म का आवरण हम लोगों के ऊपर होना चाहिए, जिसमें हम लोग मानवता को लेकर, अहिंसा को लेकर, शांति को लेकर चल सके, एक साथ चल सके। इसीलिए ये कलर पंचशील में सबसे ऊपर है। तो ये रहा पंचशील के 5 कलरों का अर्थ। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे, इस मंडपम के ऊपर जो है तिरंगा लगा हुआ है। हाँ बिल्कुल, दिखाइए, तिरंगा दिखाइए। जहाँ पर ये जो है ऐतिहासिक चीज़ आपने बताया कि जो है अशोक चक्र लगा हुआ है, तिरंगा लगा हुआ है, तो आखिर आप जो है इसके माध्यम से आप जो है क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तिरंगा जो है ट्राई कलर हमारा नेशनल फ्लैग है। सबसे पहले तिरंगा को हमारा सैल्यूट है। और भारतीय संविधान के अनुसार जो संसद अधिनियम पास हुआ है, राष्ट्रीय ध्वज अधिनियम, उसके तहत सबसे पहला नियम यह है कि तिरंगा जहाँ भी होगा सबसे ऊपर रहेगा। तो चूँकि यह राष्ट्र का प्रतीक है और राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं, तो सबसे ऊपर हमने तिरंगा फहरा रखा है। वीरता का, शांति का और हरियाली का, तीनों प्रतीक हमारा लहरा रहा है। और आपको जान के अच्छा पूछिए फिर तिरंगा के बारे में। हाँ, इस मंडपम के ऊपर जो है तिरंगा लगा हुआ है, और जो है इससे आप जो है क्या संदेश देते हैं? देखिए, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगे का समान है, इसलिए तिरंगे को हमारा सैल्यूट रहेगा।
भारतीय संविधान के तहत जो संसद अधिनियम पास किया राष्ट्रीय ध्वज अधिनियम, उसके अंतर्गत साफ साफ मेंशन है कि तिरंगा जहाँ भी रहेगा सबसे ऊपर फहराएगा, इसके बराबर में कोई दूसरा ध्वज नहीं हो सकता। तो हम लोग भारतीय संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब ने संविधान लिखा है उसका सम्मान करने वाले लोग हैं। तिरंगा को हमने सबसे ऊपर इसलिए लगा रखा है कि राष्ट्र पहले, देश प्रथम, भारत प्रथम। और तिरंगे के माध्यम से जो तिरंगे का कलर है, लगभग बच्चा जानता है, केसरिया है, पेंसिल से निकला हुआ है, सफ़ेद है, पेंसिल से निकला हुआ है। अशोक चक्र का जो रंग ब्लू है, जो दया का, आकाश का प्रतीक है, वो भी पेंसिल से निकला हुआ है। और जो हरा है वो भी है कि पीला और एक कलर को मिक्स कीजिएगा तो हरा में कन्वर्ट हो जाता है। तो तिरंगा जो निकला है वही पेंसिल से ही निकला हुआ है। तो एक तरह से इसका संक्षिप्त संदेश वो दे रहा है। पेंसिल एक बृहद है, उसका संक्षिप्त संदेश तिरंगा दे रहा है। तो हम वो सबसे उसको ऊपर रख के जनमानव को संदेश देना चाहता है कि हम लोग के लिए राष्ट्र प्रथम है। आप जो है 10 राजाओं, मौर्य साम्राज्य के 10 राजाओं को जो है यहाँ पर स्थापना करके जो है आप ये कार्यक्रम जो है 23 सितंबर से करवा रहे हैं, पिछले बार भी करवाए थे जी। ये 10 राजाओं का जो है नाम बता सकते हैं? जी बिल्कुल बता सकते हैं। अगर आप फोटो के साथ भी देख लीजिए। अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले जो अखंड भारत के संस्थापक हैं वो है सम्राट चंद्रगुप्त महान। और एक इनके बारे में मैं थोड़ा सा भी बताऊंगा, तब जाके फुल बढ़िया परिणाम आएगा, लोग समझेंगे। सबसे पहला नाम है सम्राट चंद्रगुप्त महान का। ये वो अखंड भारत के राजा थे, सम्राट थे, जिन्होंने अखंड भारत का एकीकरण किया। मैं शब्द जो यूज कर रहा हूँ वो एकीकरण कर रहा हूँ, विजय नहीं कर रहा हूँ। इनका पर्पस भारत का विजय नहीं था, इनका पर्पस था भारत को एक सूत्र में बांधना। क्यों? क्योंकि इससे पहले महाजनपद का आपने नाम सुना होगा, 16 महाजनपद भारत में थे। तो अगर हम बोले कि बिहार भारत है तो अभी सही नहीं है। अगर हम बोले कि उत्तर प्रदेश भारत है, महाराष्ट्र भारत है, तो अभी सही नहीं है। सब बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका सब मिलकर भारत हुआ ना। तो इन्होंने सबको मिला के एक सूत्र में बांधा, इसीलिए भारत बना। तो सबसे पहले अगर किसी ने भारत का निर्माण किया, कोई भारत के संस्थापक हुए, तो दैट इज सम्राट चंद्रगुप्त महान। ये वही सम्राट थे जिनसे डर कर माना जाता है कि सिकंदर और उनका सेनापति सेल्युकस इलाका छोड़ के भाग गया। साथ में भारत, एक जानकारी और दूंगा, भारत में सबसे पहले प्रथम अगर कोई विदेशी बहुल आया तो यही सेनापति ने, जो सेल्युकस सेनापति थे, उन्होंने अपनी पुत्री के साथ इनका विवाह किया। और दहेज में नहीं बोलूँगा, उपहार में इन्होंने अफगानिस्तान का कंधार और हेरात ले लिया। सोचिए, पूरा अफगानिस्तान तक तो उन्होंने ले ही लिया। तो इनका इसीलिए इनके नाम का चक्रवर्ती लगाया जाता है। उसके बाद आएंगे सम्राट बिंदुसार महान। ये मौर्य एम्पायर के और अखंड भारत के दूसरे सम्राट हुए। इनकी विशेषता है, इतिहास में जो दर्जा इनको प्राप्त है वो किसी को नहीं मिला। इनको कहा जाता है एक महान पिता का पुत्र और एक महान पुत्र का पिता, क्योंकि इनके पिता थे चंद्रगुप्त महान और इनके पुत्र थे अशोक महान। तो ऐसा सौभाग्य ना अशोक को मिला, ना ऐसा सौभाग्य चंद्रगुप्त को मिला, यह मिला बिंदुसार को। और एक बहुत बड़ी बात है कि चंद्रगुप्त महान के एम्पायर को बरकरार रखना और उसमें थोड़ा सा वृद्धि करना, ये बिंदुसार की महानता रही है। उसके बाद आएंगे सम्राट अशोक महान। इनके बारे में तो मैं वर्णन करने लगूँ तो समझिए कि 24 घंटा निकल जाएगा। इनकी नीतियाँ और कार्य बहुत लंबे हैं। शॉर्ट में मैं यही बताना चाहूँगा कि ये विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्राट हैं और इनको विश्व विजेता माना जाता है। अब सोचिएगा विश्व विजेता क्यों? क्या इन्होंने पूरे विश्व जीत लिया था? तो जीता तलवार के दम पे नहीं था। तलवार के दम पे तो भारत का सबसे बड़ा अखंड भारत इन्होंने बनाया ही था। अफगानिस्तान, ईरान, पर्सिया लेते हुए आपका ये म्यांमार और नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, श्रीलंका नहीं, मतलब ये सब इनके साम्राज्य के अंदर आ ही चुका था। लेकिन इन्होंने धम के दम पे, धम को आगे बढ़ाते हुए तलवार जब रख दिया और धम अपनाया, तो धम के जब सिद्धांतों को बढ़ाया तो श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, चीन, सोचिए कहाँ तक पहुँचे ये। यहाँ तक पहुँचने के बाद जो धम के प्रमाण मिले हैं वो तुर्की के आखिर तक भी मिले हैं। तो इन्होंने वो जो साम्राज्य क्रिएट किया, इसलिए हम लोग बोलते हैं विश्व विजेता सम्राट अशोक। तलवार रख के भी भारत जितना साम्राज्य, भारत था, उतना और साम्राज्य का निर्माण कर दिया। उसके बाद आते हैं सम्राट कुणाल महान। ये भी अपने राजा रहे, चौथे सम्राट रहे। उसके बाद सम्राट दशरथ जी 5वें राजा रहे। सम्राट दशरथ वो है। तो अशोक महान ने भी गया में बराबर की गुफाओं में आजीविकों के लिए और बौद्ध भिक्षुओं के लिए बराबर के पहाड़ियों पे गुफाएं बनवाई थी। आज भी उसके प्रमाण है, आप लोग देख सकते हैं। उस गुफाओं में आगे का कार्य और जो संख्या बढ़ाई वो दशरथ महान थे। संस्कृति महान ने, संस्कृति मौर्य जो हैं, जो भारत के 6वें सम्राट हुए, इन्होंने भी
बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म के मार्ग को बढ़ावा दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि जैन धर्म भी लगभग 70% बौद्ध धर्म के साथ होता है। अहिंसा वहाँ भी है, दया वहाँ भी है, इन्होंने भी उसको बढ़ावा देने का काम किया। इसका बुद्ध, महावीर, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त, ये सब हमारे पूर्वज हैं। महावीर भले अलग प्रवर्तक थे, लेकिन वो भी हमारे पूर्वज हैं, क्योंकि बुद्ध के समकालीन थे, वो हमारे पूर्वज हैं। तो इन्होंने अपनी मूल निवासी संस्कृति को बढ़ावा दिया। अब उसके बाद आइएगा तो महाराज तो 1 घंटा 6वें सम्राट है सम्राट सालिस, 7वें सम्राट है सम्राट सालिस मौर्य, फिर 8वें है सम्राट देववर्मन मौर्य, 9वें है सम्राट सधन्वा मौर्य और 10वें है सम्राट बृहद मौर्य। अब आइए आखिरी पॉइंट कवर करते हैं बृहद मौर्य पे। देखिए इनकी हत्या पे कवर करेंगे। सम्राट बृहद मौर्य भी एक बहुत प्रतिभाशाली सम्राट थे, लेकिन इन्होंने थोड़ा लोगों को पहचानने में और उस समय विरोधियों को पहचानने में जो भी उस समय कुछ भूले हुई होंगी। इनके पास एक नौकर था जिसका नाम था पुष्यमित्र सुंग। वो बावर्ची का काम करता था, खाना वाना पकाने का काम करते थे। उसके बाद वो सेना में भर्ती हुए। सेना में भर्ती होकर एक ठीक ठाक समय के बाद वो मौर्य साम्राज्य के सेनापति बने। और ऐसा माना जाता है कि ये जो सम्राट अशोका मैदान है, जिसको हम लोग गांधी मैदान बोलते हैं, वहाँ पे सैन्य परेड के दौरान धोखे से पुष्यमित्र सुंग ने बृहद मौर्य की हत्या कर दी। तो यही मौर्य एम्पायर के आखिरी आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो है ऐतिहासिक महापुरुषों की बात बता रहे हैं जी। आप जो है ये बताइए कि जितने भी महापुरुष उनको जो है उनके इतिहास को मिटाने वाले ये मनवादी व्यवस्था, क्या बात सही? देखिए ये बात बिल्कुल सही है। कुछ लोग थे जो भारत के मूल निवासी संस्कृति से नफरत करते थे। कुछ लोग हैं जो आज भी सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त को से नफरत करते हैं। कुछ लोग हैं जो अहिंसा चाहते ही नहीं, कुछ लोग हैं जो शांति चाहते ही नहीं, उनके अंदर कट्टरता भरी हुई है। तो ऐसा कुछ आज भी है। और जब भारत में जब 8वीं सदी के आसपास से वैसे लोगों का वर्चस्व बढ़ना स्टार्ट हुआ, और उन लोगों का जब वर्चस्व बढ़ा जो विदेशी मूल के थे, जो मूल निवासी से नफरत करते थे, तो उन्होंने अपनी भारत की असली सभ्यता को, ऐतिहासिक सभ्यता को दबाना चालू किया। इसी क्रम में आप देखिएगा तो शाक्य मुनि तथा बुद्ध की मूर्तियाँ तोड़ी गई। आप देखिएगा सबसे अधिक खंडित सिर की किसी की मूर्तियाँ मिलती हैं प्राचीन काल में, और ज़मीन के अंदर तो गौतम बुद्ध थे। और आज ज़मीन के ऊपर किसी की सबसे अधिक मूर्ति तोड़ी जा रही है तो अपने परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। तो मूल निवासी संस्कृति से नफरत करने वाले पहले भी थे, आज भी थे, लेकिन वो जितना भी कामयाब होंगे, सच दबाया नहीं जा सकता। आज आप धरती खोदिए, आपको ऐतिहासिक चीज़ें मिल जाएंगी, मूल निवासी परंपरा मिल जाएंगी। तो उन्होंने जो किया वो किया, उसके लिए वो वापस के काबिल नहीं है। अपनी विरासत को बचाने के लिए आप जो है क्या करने वाले हैं? देखिए अपनी विरासत को बचाने के लिए सबसे पहले जरूरी चीज़ है कि जनता इस चीज़ को जाने, समझे। अभी बहुत सारे लोगों को अपनी असली संस्कृति के बारे में पता नहीं है। तो धम्म विजय महोत्सव का आयोजन का मूल पर्पस यही है कि अपनी मूल निवासी संस्कृति, भारत की असली संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए। जब लोग आते हैं तो जितना क्वेश्चन आप कर रहे हैं ना, इससे कई गुना क्वेश्चन लोग करते हैं। और बच्चे तो पूछिए मत, पूछते हैं कि ये संस्थापक का क्या मतलब हुआ कि अखंड भारत के संस्थापक क्यों लिखा गया? ऐसा तो मैंने किताब में पढ़ा ही नहीं। अरे किताब में उन लोगों ने छपा ही नहीं, तुम पढ़ोगे क्या? हम तुमको यहाँ पे इसलिए लिखे हैं ताकि आप आओ, पूछो क्वेश्चन, जानो, समझो, आगे बढ़ो। विश्व विजेता सम्राट अशोक से क्या तात्पर्य है? क्या इनका साम्राज्य सब धरती के हिसाब से बता रहे हैं या नृत्यों के हिसाब से बता रहे हैं? ये सब जानकारियाँ किताब में आपको नहीं मिलेंगी, ये सब हम लोग ही बता पाते हैं और किताब वाले छपते नहीं हैं। तो यही पर्पस है कि लोग यहाँ पे आएंगे तो जागरूकता फैलेगी, अपने मूल चीज़ों को समझेंगे, और इससे हम लोगों की अगली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी दोनों में सुधार होगा। जो इतिहास मिट रहा है उसको जो है फिर से उसको प्रकाश में लाने के लिए आपका क्या प्रयास? देखिए मैं आपके इस क्वेश्चन से जायज़ नहीं, सहमत नहीं हूँ कि इतिहास मिट रहा है। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि इतिहास मिटाने की कोशिशें ज़रूर हुई हैं, लेकिन अब हम लोग इतिहास को उभार कर रहे हैं। पिछले 200 सालों से इतिहास को उभार हो रहा है। जो हमारे ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग के जो पहले DG थे, डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। भले वो अंग्रेज थे, बट फिर भी मैं उनका सम्मान करता हूँ। क्या संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है कि देखिए धम्म विजय महोत्सव में आप लोग अधिक से अधिक शामिल होइए, पंचशील का जो सिद्धांत है उनको मानिए, और अपने अखंड भारत के जो सम्राट हैं उनको समझिए, जानिए, उनके नृत्यों को समझिए, आगे अपनी पीढ़ियों को बताइए, और अपनी मूल निवासी परंपरा संस्कृति को संरक्षित रखा जाए। यही उद्देश्य है। मेरा नाम ऋतुराज मौर्य पड़ेगा। मैं फिलहाल धम्म विजय महोत्सव समिति का अध्यक्ष हूँ और इंडियन एयरफोर्स में कार्यरत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम चलते हैं कुछ और भी टाइम ओवर है ना।
चलिए। जैसा कि ये जो है अध्यक्ष महोदय ने ऋतुराज मौर्य ने बताया कि किस प्रकार से ऐतिहासिक महापुरुषों की यहाँ पर जो है ये कार्यक्रम होने जा रहा है और इस तरह के जो है कार्यक्रम पिछले बार भी हुआ था, इस बार जो है कार्यक्रम बृहद रूप में जो है होने जा रहा है और ये इस तरह के कार्यक्रम देखने के लिए आप जो है बक्सर आपको आना होगा और इस तरह के कार्यक्रम जो है बक्सर में ही नहीं शाहाबाद क्षेत्र में ये कार्यक्रम जो है एक अलग ही अंदाज में हो रहा है। आप बक्सर जरूर रहिए और इस पर जो है कमेंट ज़रूर कीजिए कि ये आपको इनका जो है बाइट और ये कार्यक्रम जो हो रहा है कैसा लग रहा है, ये ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।